किसी भी सिविल सूट में मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर का क्या इफेक्ट रहता है, ये आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑर्डर 1 रूल 9 का हम रेफरेंस लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एल के सोनी और मैं आपके लिए लीगल कंसेप्ट्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे ऑर्डर 1 रूल 9 की बेरेक्ट की जो लैंग्वेज है। और यहाँ पर जब कोर्ट इस रूल का इंटरप्रिटेशन करता है तो वहाँ मिस ज्वाइंडर का मीनिंग क्या लिया जाता है और नॉन ज्वाइंडर का मीनिंग क्या लिया जाता है, और मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर में फ़र्क क्या होता है। तो शुरुआत करेंगे, पहले एक बारी इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। और अगर ये लैंग्वेज पढ़कर आपको बात समझ में आ जाती है तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देना और अपने कीमती समय को कहीं और खर्च करना। अगर समझ में नहीं आती तो थ्रू आउट द वीडियो मेरे साथ बने रहना एंड आई विल डिस्ट्रॉय दिस कंसेप्ट इन दिस वीडियो। राइट, तो सबसे पहले हेडिंग देखिए। ऑर्डर 1 रूल 9 की अगर मैं हेडिंग पढ़ूं बेरेक्ट से तो हेडिंग है मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। देखो, 2 लाइनों का ये प्रोविजन है, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पर, ये देखो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। शायद ही मेरे पास सीपीसी के डाउट्स में इससे ज़्यादा कोई सेक्शन पूछा गया है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को इंकरेज करता हूं कि दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपके जीवन में कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो लिटिगेशन से रिलेटेड है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं। और दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, इस लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको भी एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाना चाहता हूं, ताकि हम इस सोसाइटी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, इस दुनिया में कोई वैल्यू एडिशन कर सकें। सिर्फ हम इस दुनिया में खाने और सोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम पैदा हुए थे कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, आओ शुरुआत करते हैं। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिसजॉइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। तो पहले तो शैल वर्ड यूज कर लिया, यानी ऑर्डर 1 रूल 9 कोर्ट को एक डायरेक्शन दे रहा है कि कोई भी सूट डिफीट नहीं होना चाहिए। आप किसी सूट को, किसी केस को, किसी सिविल मैटर को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे क्या है, मिस ज्वाइंडर है या नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है। एंड द कोर्ट में, यहाँ पे मे यूज कर दिया। देखो, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये। अगर आपको लैंग्वेज से खेलना अगर लैंग्वेज से खेलना पसंद नहीं है ना दोस्तों, और लैंग्वेज का खिलाड़ी आप नहीं बनना चाहते, तो माफ करना, आप गलत फील्ड में आ गए हो। यहाँ पर तो अगर इस राह में आए हो, इस फील्ड में आए हो, तो लैंग्वेज का तो चैंपियन बनना पड़ेगा। शब्दों से, वर्ड्स से खेलना आपकी हॉबी होनी चाहिए। आपको मजा आना चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट फील होना चाहिए व्हेन यू डील विद वर्ड्स। देखिए दोस्तों, मैं इस लैंग्वेज का खेल सिखाता हूं आपको। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ शेल और यहाँ वर्ड यूज हुआ मे, यानी कोर्ट को एक ऑर्डर भी दे रहा है। ऑर्डर 1 रूल 9 कोर्ट को ऑर्डर दे रहा है, देख भाई, कोर्ट साहब, जज साहब सुनो, आपको कोई भी सूट डिफीट नहीं करना है। पता है वजह क्या है? क्योंकि मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है या नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है। ठंड रखो, सबर करो, बताऊंगा मिस ज्वाइंडर क्या होता है और नॉन ज्वाइंडर क्या होता है। और साथ में कोर्ट को एक डायरेक्शन दे दी, कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी। जब भी कोई मुद्दा, झगड़े का कोई फसाद की कोई वजह, जो भी झगड़े की वजह है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जब कोर्ट उससे डील करेगा तो उसमें एज रिगार्ड्स टू राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट, ठीक है, तो कोर्ट सबसे पहले फाइंड करेगा proper suit to the parties, there must be proper suit to the parties। कोर्ट ये देखेगा कि इस मुद्दे पर जो मैटर कंट्रोवर्सी में है, इस मुद्दे पे एक्चुअली राइट किसका है और ऑब्लिगेशन किसका है। कोर्ट ये चीज देखेगा प्लीडिंग्स के दौरान,
यानी शुरुआती स्टेज के दौरान कोर्ट ये फाइंड करेगा क्या प्लेंटिफ प्रॉपर है या डिफेंडेंट प्रॉपर है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज। यानी प्रोविजो में ऑर्डर 1 रूल 9 की जो बॉडी थी, जो मेन प्रोविजन था, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं कि अगर नेसेसरी पार्टीज का नॉन ज्वाइंडर हुआ तो ये ऑर्डर 1 रूल 9 पड़ा है ना जो, वो अप्लाई नहीं होगा। आओ पढ़ते हैं दोस्तों इसका क्या मतलब है। और अगर मैंने बोला यहां तक समझ आ गई है बात आपको तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं यहां तक ये तो बहुत बड़ी जलेबी बना दी है इसने लैंग्वेज की। पहले शेल वर्ड यूज किया, फिर मे वर्ड यूज किया, फिर और जो शेल में पढ़ा, जो मे में पढ़ा आपने ना, उसके नीचे प्रोविजो लिख दी, यानी उस पूरी कंसेप्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आओ एक एक करके पढ़ेंगे। और दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, फोकस करिए। ये जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं, ये कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पे। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो लिखना कैसे है, ये भी मैं पूरे आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इस लेक्चर में। आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं कहीं भी लेक्चर को पॉज करके, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोडेबल लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। शाबाश। लेकिन एक शर्त मेरी ये है, वो भी आपकी खुशी है, अगर करना चाहो तो कर देना, लेकिन मुझे इस बात से बड़ी खुशी मिलेगी कैसे, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आइए दोस्तों कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहले हम पूरा कंसेप्ट सूट टू द पार्टीज के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जब पार्टीज टू द सूट की बात आएगी, ठीक है, इस कंसेप्ट में ना जब हम पार्टीज टू द सूट बात कर रहे हैं तो दो चीजों पे फोकस करना है कि हु आर द नेसेसरी पार्टीज टू द सूट, यानी जिनके बिना वो सूट मीनिंगलेस है, और कुछ पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं लेकिन उनके होने से या ना होने से फर्क कोई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमें इस बात को पहले समझना है, इस बात का मतलब क्या है। आइए दोस्तों, और ये जो मटेरियल मैं दे रहा हूं एग्जाम में आप ये लिख कर आएंगे तो दिस विल बी परफेक्ट मटेरियल। कोई और चीज, कोई और बुक, कोई और चीज रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्दर भी इस कंसेप्ट के ऊपर, सीपीसी के ऑर्डर्स पर अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे। ये नंबर मैंने दिया है, देखिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे ना तो मैं डिटेल में भी आपके साथ डिस्कस करने का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब अगर आप यहां पर हैं, यहां तक आए हैं अब इस वीडियो में, तो इसका मतलब ये है आप इस कंसेप्ट को डिटेल में सीखना चाहते हैं। लाओ आओ सीरियसली बेटा फोकस करो एक एक वर्ड के ऊपर, जो एक एक वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूं एक एक शब्द के ऊपर फोकस करो। अ सिविल सूट इज वेयर अ पार्टी फाइल्स अ प्लेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर क्लेमिंग राइट्स और टू सॉल्व डिस्प्यूट्स और टू एडजुडिकेट एन इशू। यानी प्लेंटिफ कोर्ट के पास क्यों आता है, सबसे पहले ये बात देखिए, उसके पास कुछ राइट्स हैं जो वो अपना हक क्लेम कर रहा है, अपना राइट क्लेम कर रहा है। उसके पास एक डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसकी सॉल्यूशन चाहता है। उस झगड़े ने उसकी जिंदगी खराब की हुई है, वो चाहता है कि वो झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, या वो किसी मुद्दे के ऊपर कोर्ट का एडजुडिकेशन चाहता है, कोर्ट को चाहता है कि वो एक फाइनल डिक्री दे, जजमेंट दे, फैसला सुनाए ताकि उसकी जिंदगी आसान हो सके। एंड द सूट इज ऑलवेज बिटवीन टू पार्टीज। ये तो ठीक है ना कि सूट हमेशा दो पार्टीज के बीच में रहता है। एक को हम नेसेसरी पार्टी बोल सकते हैं, इस कंसेप्ट को हमने नेसेसरी या नॉन नेसेसरी पार्टीज में क्लासिफाई किया है। लेकिन आपको पता है कि एक सिविल सूट है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, है ना, दो हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए, एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। ठीक है, हाउएवर देयर कैन बी मैनी एज मैनी प्लेंटिफ्स, लेकिन प्लेंटिफ्स भी प्लूरल हो सकते हैं और डिफेंडेंट्स भी प्लूरल हो सकते हैं। यहां से मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर का कंसेप्ट एंट्री करता है। प्लेंटिफ्स भी ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और डिफेंडेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। सो द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द सूट प्लेज
अ की रोल एज आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो सूट में सबसे पहले कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चेक किया जाए क्या प्रॉपर प्लेंटिफ है या प्रॉपर डिफेंडेंट है। ठीक है, हाउएवर द पार्टीज टू द सूट आर सोलली डिपेंड्स ऑन द प्लेंट। ठीक है, ये बात आप समझना। हाउएवर, ये हाउएवर के बाद जो बात लिखी है यहाँ पर, मैंने जो ये पॉइंट मेंशन किया है, आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। मैंने इस पूरे रूल के ऊपर इंटरप्रिटेशन अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन किया है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाउएवर के बाद जहां भी हाउएवर वर्ड आ जाए ना, वहां पे आप चौकन्ने हो जाओ। हाउएवर पार्टीज टू द सूट आर सोलली डिपेंड्स ऑन द प्लेंट इनिशिएटेड बाय द प्लेंटिफ एज हु आर द पार्टीज एंड रिलीफ सोट फॉर। अब ये प्लेंटिफ के पास डिस्क्रिशन होती है, प्लेंट फाइल करने वाला के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो किसके ऊपर फाइल कर रहा है। अगर मान लीजिए एक्स ने वाई का नाम लिया है, वाई के ऊपर क्लेम किया है, तो वाई उस कोर्ट में उस केस में कैसे आया है ये डिसाइड किसने किया? एक्स ने किया। इस बात को ध्यान रखना। इन सच प्लेंट सूट द प्लेंटिफ हैज टू ऐड टू ऑल नेसेसरी पार्टीज टू द सूट। अब प्लेंटिफ को ये क्या चाहिए कि वो ड्यू डिलिजेंस करे, चौकन्ना रहे और कोर्ट के सामने सही सही आदमियों का नाम ले जिसके ऊपर उसका हक बनता है, जिसके ऊपर उसने कंपनसेशन लेनी है। देयर आफ्टर द क्वेश्चन ऑफ नेसेसरी। अब उसने तो अपना काम कर दिया, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, अपना काम कर दिया। अब बोल है कोर्ट के पाले में, कोर्ट ने ये देखना है कि पार्टी नेसेसरी है या नॉन नेसेसरी है, प्रॉपर प्लेंटिफ है या प्रॉपर डिफेंडेंट है या नहीं है। चलिए दोस्तों, आइए आगे हम बढ़ेंगे इस बात को। देखिए, चलो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। ये ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के बात को हम डिस्कस करेंगे। द नेसेसरी पार्टीज आर दोज हु शुड बी प्रेजेंट, है ना। इस कंसेप्ट का थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और डीपली समझते हैं। द नेसेसरी पार्टीज आर दोज हु शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू मेक द डिक्री और ऑर्डर ऑल्सो द रिलीफ सूट इज टू बी एनफोर्स देम इफेक्टिवली। यानी सूट को मीनिंगफुल हम तभी बनाएंगे ना जब आप सही पार्टी के ऊपर क्लेम करेंगे। केस बनता है आपका एक्स के ऊपर, आप कर रहे हो वाई के ऊपर, तो इफेक्टिवली जो जितना भी एडजुडिकेशन होगा उसका मीनिंगलेस है अगर पार्टी प्रॉपर नहीं है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना। इन केस ऑफ फेलिंग टू ऐड द नेसेसरी पार्टीज, कोर्ट में डिसमिस द सूट सिंस देयर वुड नॉट बी एनी गुड ऑन एडजुडिकेशन विदाउट द नेसेसरी पार्टीज एंड द रिलीफ वुड नॉट बी बाइंड द अदर लॉस्ट इन वेन। यानी जो एडजुडिकेशन हुआ वो व्यर्थ जाएगा, इन वेन जाएगा अगर आपने नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं किया। इन केस ऑफ फेलिंग, ध्यान से फोकस कीजिए, इन केस ऑफ फेलिंग टू ऐड द नेसेसरी पार्टीज, कोर्ट में डिसमिस द सूट। अब ऑर्डर 1 रूल 9 कोर्ट को ये परमिशन दे रहा है, कोर्ट में इन एवरी सूट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, लेकिन आप बताइए कि अगर एक्स ने पैसे वाई को दिए थे, केस जेड के ऊपर कर रहा है, ठीक है, पैसे उसने वाई को दिए थे, केस वो जेड के ऊपर कर रहा है, तो ये तो बात नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो आइए आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए ए ने एक सूट फाइल किया, ए ने बी और सी को पैसे उधार दिए थे, लेकिन जब उसने सूट फाइल किया तो उसने बी, सी और डी चारों के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो नेसेसरी पार्टीज कौन थी? बी, सी, और केस किसके ऊपर फाइल हुआ? डी, ई के ऊपर। तो या क्या इस केस को डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें डी और ई है वो नेसेसरी नॉट नेसेसरी पार्टीज हैं। ठीक है, और बी और सी क्या है? नेसेसरी पार्टीज हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ मिस ज्वाइंटर हो गया है, डी और ई उसमें ज्वाइन नहीं होने चाहिए थे लेकिन उनको ज्वाइन कर दिया गया है, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट उस चीज का कैसे फैसला लेगा वो हम बात सीख रहे हैं। However, the non-necessary parties are those added for irrelevant purpose and hence no relief or claim can be made on them. So the existence of necessary parties in a suit plays a extremely vital role upon the adjudication as well as the effectiveness of a decree or order. तो सूट कोर्ट को जब तक फेल नहीं करना चाहिए जब तक नेसेसरी पार्टीज हैं। अब जिस पार्टी को होना नहीं चाहिए, अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक सूट फाइल करता है और उसमें डी और ई को डिफेंडेंट बना देता है, डी और ई के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है,
जबकि केस फाइल होना चाहिए था बी और सी के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहां पे हो गया नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज। तो ये सूट है ना मीनिंगलेस है, इस सूट का कोई फायदा नहीं है जब तक आप नेसेसरी पार्टीज को ज्वाइन नहीं करते। तो अगर अननेसेसरी पार्टीज शामिल हो जाए और नेसेसरी पार्टी शामिल ना हो तो कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है, इस चीज को कैसे देखना है, ये ऑर्डर 1 रूल 9 की 2 लाइनें हमें बता रही हैं। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही फोकस करके आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अब इस केस में देखिए आप कि ये केस ए ने पैसा उधार दिया था बी और सी को, लेकिन केस फाइल कर दिया डी और ई। तो यहां प्रोविजो ये कह रही है कि ये जो ऊपर रूल पड़ा है ना आपने, ये अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजो ये कह रही है कि ऑर्डर 1 रूल 9 में जो पड़ा कि सूट विल नॉट डिफीटेड बाय मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। यहां पे देखिए नॉन ज्वाइंडर ऑफ बी एंड सी हुआ। इस केस में जब ए ने केस फाइल किया डी और ई के ऊपर, यहां नॉन ज्वाइंडर हुआ बी और सी का। अब सवाल ये है क्या बी और सी नेसेसरी पार्टीज थी या नहीं थी? अगर बी और सी नेसेसरी पार्टीज थी तो ऑर्डर 1 रूल 9 नहीं अप्लाई होगा। ऑर्डर 1 रूल 9 कह रहा है कि सूट डिफीट नहीं होगा, लेकिन ड्यू टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज सूट डिफीट हो जाएगा। दोस्तों इस सिचुएशन को ना नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर का कंसेप्ट यहां पर फोकस आपने करना है। देखिए इस सिचुएशन को मैं 1 बोल रहा हूं, इस सिचुएशन को मैं 2 बोल रहा हूं। 2 इज नॉन ज्वाइंडर एंड 1 इज मिस ज्वाइंडर। यहां पे केस फाइल होना चाहिए था बी और सी के ऊपर केवल, लेकिन डी और ई को भी उस केस में घसीट लिया गया, डी और ई को भी डिफेंडेंट बना दिया गया। तो ये केस डिफीट नहीं होगा जब तक नेसेसरी पार्टीज वहां पर है। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 में आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि केस फाइल होना चाहिए था बी और सी के ऊपर, लेकिन बी और सी के ऊपर ना फाइल होके ये केस फाइल हो रहा है किसके ऊपर? डी और ई के ऊपर। जब केस डी और ई के ऊपर फाइल हुआ तो कोर्ट देखेगा यार नेसेसरी पार्टीज बी और सी कहां है। जब नेसेसरी पार्टीज नहीं है उस केस में तो प्रोविजो में वो फंस जाएगा और केस ये जो अप्लाई नहीं होगा, यानी कोर्ट क्या करेगा, इस केस को रिजेक्ट कर देगा, डिफीट कर देगा। बोलेगा क्यों डिफीट किया, यानी इस केस के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, एडजुडिकेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि भाई नेसेसरी पार्टीज तो है ही नहीं वहां पे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। However, non necessary parties are those added for irrelevant purpose and hence no relief can be made on them। अब यहां पे क्या हुआ कि नॉन नेसेसरी पार्टीज को ऐड कर दिया। अब क्या कोर्ट डी और ई को बोलेगा भाई तू ए के पैसे दे? कोर्ट डी और ई के अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं देगा। हाँ, बी और सी के अगेंस्ट अपनी डिक्री देगा, यानी बी और सी को कंपनसेशन देना होगा ए को। नॉन नेसेसरी पार्टीज को कोर्ट छोड़ देगा, उनको बोलेगा कि आपको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ऊपर केस बनता नहीं था। केस जिसके ऊपर बनता था वो बी और सी है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन नंबर 1 में ये सूट डिफीट नहीं होगा। क्यों डिफीट नहीं होगा? ऑर्डर 1 रूल 9 अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जहां पे नॉन नेसेसरी पार्टीज ऐड ही नहीं हुई थी वहां पे, लेकिन वहां वो प्रोविजो में फंस जाएगा और ऑर्डर 1 रूल 9 अप्लाई नहीं होगा। आइए दोस्तों, एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है मैं वो सब चीजें आपको बता रहा हूं, साथ ही साथ समझा भी रहा हूं। पेशेंस के साथ आपने सीखना है। सो द existence of necessary parties in a suit plays a extremely vital role upon the adjudication as well as the effectiveness of decree or order। मैंने बोला कि इसके मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा। फर्दर द सीपीसी डील्स विद मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर इन द ऑर्डर 1 रूल 9। पूरी बात लिखनी है। एज अफोरसेड देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन रिगार्ड टू द नॉन नेसेसरी पार्टीज। जब तक नेसेसरी पार्टीज हैं, नॉन नेसेसरी पार्टीज से फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर 1 रूल 9 कहता है कि कोर्ट को सूट डिसमिस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप जब ऑर्डर देंगे तो नॉन नेसेसरी पार्टीज को आप उससे अलग कर सकते हैं। However, the necessary party should be there. However, necessary party should be there in the suit, and the concept of misjoinder and non-joinder always rest upon the necessary parties. In simple words, we can say that joinder means the adding a party to the suit, irrespective of necessary or non-necessary parties. Joinder of party का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी पार्टी को डिफेंडेंट बना दिया है, किसी पार्टी के अगेंस्ट क्लेम कर दिया, तो उसको बोलेंगे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। फिर कोर्ट का काम है ये देखना कि इसमें कौन नेसेसरी है और कौन नॉन नेसेसरी है। जब कोर्ट ये फैसला लेगा कि नेसेसरी पार्टीज इसमें कौन थी और नॉन नेसेसरी पार्टीज कौन थी, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली
पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखेगा। ये ऑर्डर 1 रूल 9 की लैंग्वेज आपको बता रही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर में फर्क क्या है, और इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और आप इसको साथ में नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ से आप बाद में रेफर कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस अगर करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। पहले हम मिस ज्वाइंडर का मतलब सीखते हैं। आइए दोस्तों, व्हेन मिस्टेकनली अ पार्टी, पहले मैं मिस ज्वाइंडर का मीनिंग बताऊंगा फिर नॉन ज्वाइंडर का मीनिंग, दोनों को आपस में एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। व्हेन mistakenly a party was added to the suit, गलती से किसी पार्टी को ऐड कर लिया गया। That means when a party was added but he does not have to do anything with the present issue, then it considered to be misjoinder of parties। यानी केस फाइल होना था हमारे एग्जाम्पल में, केस देखिए हमारे एग्जाम्पल में फाइल होना था बी और सी के ऊपर, लेकिन डी और ई को बेवजह उसमें ऐड कर दिया गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। शाबाश, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। चलिए, तो फिर नॉन ज्वाइंडर का मतलब क्या है? When a party is necessary to the suit and he is not added to the suit, then it is a non-joinder। तो डिफरेंस समझ में आया? जिस पार्टी को अननेसेसरली ऐड कर दिया उसको हम यहाँ पे बोलेंगे मिस ज्वाइंडर, और अगर किसी को नहीं ऐड किया तो उसको बोलेंगे नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर ओमनी ज्ञान ऐप आप डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे ओमनी ज्ञान ऐप के ऊपर। प्ले स्टोर से ओमनी ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आइए फर्दर इसमें डिफरेंस करते हैं, दोनों कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है। इन केस ऑफ मिस ज्वाइंडर द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस द सूट। अगर मिस ज्वाइंडर है ना, फाइल होना था किसके ऊपर? बी और सी के ऊपर, लेकिन बी और सी है वहां पे, अच्छा बी सी है और डी को गलती से ऐड कर दिया या अननेसेसरली ऐड कर दिया, तो कोर्ट को उस सूट को डिसमिस नहीं करना चाहिए। ऐसा ऑर्डर 1 रूल 9 की बॉडी कह रही है। रादर may order in such kind as the order not bind on the misjoinder party and the relief should be sought only upon the respective party। तो इस केस में जब अगर लाइबिलिटी बनती है बी और सी की, डी को मिसज्वाइंट कर दिया गया है उसमें, तो कोर्ट क्या करे, अपने डिक्री देते वक्त डी और ई को सेपरेट कर दे और डिक्री दे बी और सी के अगेंस्ट, यानी नेसेसरी पार्टीज के ऊपर डिक्री दे, मिसज्वाइंट पार्टी के ऊपर डिक्री ना दे। ऐसा कोर्ट को डायरेक्शन दे रहा है कौन? ऑर्डर 1 रूल 9। व्हेन द कोर्ट फाउंड, अब ये तो था इन केस ऑफ मिसज्वाइंडर, ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड पढ़ रहे हैं मिसज्वाइंडर एंड राइट हैंड साइड पढ़ रहे हैं नॉन ज्वाइंडर। आइए दोस्तों, आइए अगला डिफरेंस हम करेंगे। व्हेन द कोर्ट फाउंड, ठीक है, नॉन ज्वाइंडर में क्या होगा? जब कोर्ट को ही पता चलेगा, व्हेन द कोर्ट फाउंड अबाउट द नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी हु आर नेसेसिटी टू द सूट। अरे भाई, पैसा तो दिया तूने बी और सी को, केस फाइल कर रहा है डी के ऊपर, बी और सी कहां है? बी और सी तो है ही नहीं। तो दिस इज द केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी एंड एडजुडिकेशन ऑन सच मैटर विदाउट देम इज अ मैटर ऑफ वेस्ट। देन कोर्ट कैन डिसमिस द सूट और मे ऑर्डर द प्लेंटिफ टू ऐड द नेसेसरी पार्टी और मे ऐड द पार्टी ऑन देयर ओन। तो कोर्ट को क्या चाहिए? कोर्ट प्लेंटिफ को एक ऑर्डर करेगा, भाई तू क्या कर, नेसेसरी पार्टी को ऐड कर। नहीं तो अगर वो नहीं कर पा रहा तो कोर्ट ये काम खुद भी कर सकता है। कोर्ट के पास ये पावर है, नेसेसरी पार्टीज को इसमें कोर्ट ऐड कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये दिस विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब्यूज ऑफ द एडजुडिकेशन हो जाएगा, मिस यूज ऑफ एडजुडिकेशन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मिस ज्वाइंडर का, है ना, यहाँ पे पढ़ रहे हैं मिस ज्वाइंडर, यहाँ पढ़ रहे हैं नॉन ज्वाइंडर। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसमिसल अगर सिंस इट वुड नॉट मच इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एट लार्ज। देखो, जिसका राइट है वो है, जिसकी लाइबिलिटी है वो भी है, बीच में कौन है? तू कौन, मैं खामखा, बीच में अननेसेसरली टपक गया, प्लेंट में नाम आ गया, गलती से नाम आ गया, गलती हो गई, डेलिबरेटली गलती हो गई, या विदाउट इंटेंशन एक गलती से ऐड कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगा? डिक्री के वक्त उस पार्टी को हटा देगा। कोर्ट देखेगा यार ये क्यों है, तो उस पार्टी को बोलेगा कि यू आर रिलीव्ड, तुम घर जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हारे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नेसेसरी पार्टीज है, नॉन ज्वाइंटर के केस में क्या होगा? देयर इज पॉसिबिलिटी
ऑफ डिसमिसल द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्डर। अब कोर्ट कहता है कि एडजुडिकेशन का करेंगे क्या, एडजुडिकेशन का करके भी हम क्या कर लेंगे, जिसकी लाइबिलिटी है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कोर्ट क्या करेगा, उस केस को नॉन ज्वाइंटर के केस में डिसमिस भी कर देगा। तो मैंने दोस्तों आपको बताया ऑर्डर 1 रूल 9 को मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा ऑर्डर 1 रूल 9 को। लैंग्वेज को है ये 2 लाइनों की लैंग्वेज, लेकिन 2 लाइनों को लैंग्वेज को समझाने के लिए एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये सब बताने में मुझे 25 मिनट्स इस वक्त खर्च हो चुके हैं। मोर देन 25 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है, लेकिन ये वर्थफुल है अगर आप इस कंसेप्ट को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख कर आएंगे, और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं तो ये मैटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूट की शुरुआत ही अगर सही नहीं होगी, पार्टीज टू द सूट ही सही नहीं होंगी, तो सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा और सारे मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तो लेकिन आपकी मेहनत और मेरी मेहनत का बहुत फायदा होगा यहाँ पर, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ और जो मेहनत आप कर रहे हैं दोस्तों। कीप इट अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।